सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर देती हूं और बड़ी खबर यही है कि ईडी की तरफ से दावा यह है कि शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ। गोवा के उम्मीदवारों ने माना कि पैसा मिला। ईडी आज कोर्ट में यह सबूत पेश करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि ईडी लगातार इस बात का दावा करती रही है और सूत्र ये बताते रहे हैं कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। कल जब दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे अरेस्ट से इनकार किया था तो उससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से सबूत रखे गए थे और माना यह जा रहा था कि उसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे अरेस्ट से इनकार कर दिया है, स्टे अरेस्ट देने से इनकार कर दिया है, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण से इनकार कर दिया है। अब ईडी की तरफ से बड़ा दावा कि जो शराब घोटाले का पैसा है उसका इस्तेमाल गोवा में हुआ। गोवा के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस बात को माना है कि उन्हें पैसा मिला है और इसी बाबत आज ईडी की तरफ से पेश किया जाएंगे ये सबूत, ये रखे जाएंगे सबूत। और इसके साथ ही ये बड़ा डेवलपमेंट क्योंकि अब ईडी कई और सबूत कोर्ट में सामने रखेगी। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट कैविएट के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारा पक्ष सुने बगैर कोई फैसला इसमें ना दिया जाए। ये उनकी तरफ से कैविएट दाखिल करते हुए कह दिया गया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम की तरफ से दायर अर्जी ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना की 3 जजेस की बेंच दोपहर बाद सुनने वाली है। तो ये सब कुछ होने वाला है आज। अब इसका जरा पॉलिटिकल एंगल भी समझना होगा। एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है। संजीव कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। अब इस पूरे मामले में एक तरफ ईडी अपना पक्ष रख रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल की जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है, रिमांड मांगेगी ईडी वहां पर और ईडी सबूतों की भी बात करती है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूं और इसके लिए क्या रुख रहता है कोर्ट का उसका इंतजार करते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी सड़कों पर देखने को मिला, यानी कि आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्या इसमें बड़ा राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है आपको? जाहिर सी बात है कि यदि राजनीतिक माइलेज देती हुई दिखाई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को माइलेज नहीं देना चाहिए था। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है? खुलेआम दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित एक एजेंसी के तौर पे ईडी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। आप विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर देते हैं, मुख्यमंत्री झारखंड के गिरफ्तार कर लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और लगातार क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करेगी? क्या 2024 के चुनाव में वो क्या चाहती है? तमाम विपक्षी पार्टियों को ये राजनीति बीजेपी कैसे कर रही है संजीव जी? ये राजनीति तो आम आदमी पार्टी कर रही है ना। आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताइए। कल आप बताइए, मेरे सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए, मुझे समझा दीजिए कि कल कोर्ट में तमाम तरह की दलीलें रखी गई ईडी के द्वारा कि नहीं ये याचिका सुनवाई के लायक भी नहीं है। केजरीवाल साहब के द्वारा जो याचिका रखी गई थी सुनवाई के लायक भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सुनवाई के लायक है और इस पर सुनवाई जारी रहेगी, 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। इसके बावजूद यदि ईडी साथ में जाती है और इस तरह से पूरे लाव लश्कर के साथ जाती है और केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके लाती है तो आप कोर्ट भी जाते हैं, कोर्ट की भी बात नहीं मानते हैं। लेकिन गिरफ्तारी से संरक्षण देने से तो उसी दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया था ना सर, और ये भी पूछा था कि आप समन पे समन क्यों भेज रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं कर लेते अरविंद केजरीवाल की। तो ईडी ने अपने पक्ष में ये कहा कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, हम उनको गिरफ्तार कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 9 समन्स में पूछताछ में शामिल ही नहीं होना। आप वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। यह उनका असली किरदार है। और तीसरा गहरा प्रश्न यह है, वो उस शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं जो नीति दिल्ली सरकार ने 2 वर्ष पूर्व लागू की थी और जांच गठित होते ही वह नीति विड्रॉ कर ली थी। जितने भी अन्य मामले हुए हैं इससे पहले भ्रष्टाचार के, उनमें सरकारें अपने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता और सरकारें यह कहते रहे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, मगर यह तो
नीति को विड्रॉ भी कर लिया और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह सही था तो विड्रॉ क्यों किया था? इसलिए यह तकनीकी आधार के ऊपर जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके आधार पर आपको उचित परिपालन करना चाहिए, और नैतिकता का आधार पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और एक बिंदु और है, चूंकि यह याचिका कोर्ट ने खारिज की है, इन्होंने कई बार एस्केप करने की कोशिश की परंतु कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, तो बड़ी विचित्र बात है। अगर कोई निर्णय कोर्ट का आपके पक्ष में आ जाए, चंडीगढ़ का निर्णय आपके पक्ष में है, तो लोकतंत्र की विजय है, और यदि निर्णय आपके प्रतिकूल है तो साहब लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो मुझे लगता है देश की जनता इस किरदार के दोहरे चरित्र को भली भांति समझ रही है। सर, आम आदमी के पार्टी के तो आरोप लगाया जा रहा है कि जब जनरल इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद किसी पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह से कन्वेनर को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें इमरजेंसी नहीं, तो सरकार सिर्फ प्रचार से हटाना चाहती है अरविंद केजरीवाल। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, सरकार ने किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है। भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत जिस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली है, और वो 9 बार उस संबंध को एस्केप कर रहे थे। तो सुधांशु त्रिवेदी को इस वक्त आप सुन रहे थे, बीजेपी लगातार हमला बोलते हुए और ये कहते हुए कि अगर चंडीगढ़ का मामला आपके पक्ष में आ जाए, और संजीव जी ये सुनिएगा स्टेटमेंट आप, क्योंकि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। और इसी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमनीश वत्स जी भी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? ये कह रहे हैं संजीव कौशिक जी कि अगर चंडीगढ़ का मामला आपके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन अगर वो आपके प्रतिकूल चला जाए तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच आपको कितनी जायज नजर आती है? पूर्णिमा जी धन्यवाद। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए इनका किस तरह का गिरोह है। 2011 में जिस तरह का हमने ना आंदोलन में देखा, एक ऐसे सरीखे नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने की कोशिश की, बारंबार कोशिश करने, सर्टिफिकेट देने का बहुत बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह का आम जनता के बीच में उन्होंने झांसा देने का प्रयास किया, और आज हम जिस तरह से देखा, संतन जैन को हमने देखा, मनीष सिसोदिया को अभी हाल में देखा कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो शराब घोटाले का आरोपी है, और देखिए बारंबार वो बेल की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बेल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अनियमितता देखी गई। 2873 करोड़ का उन्होंने अनियमितता पाई गई, उसमें भ्रष्टाचार देखा गया, और वो राजकोषीय घाटे, दिल्ली राजकोषीय घाटे के रूप में देखा गया, दिल्ली की आम जनता को ठगने का काम किया। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरह के अपने आप को दिखाने का प्रयास करे, कट्टर ईमानदार है, आज वो कट्टर भ्रष्ट के रूप में उनको संज्ञा यदि दी जा सकती है तो उसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का आपने अपने आप को दिखाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कटघरे में आप लाने की कोशिश की, आपने जिस नेताओं के ऊपर आरोप लगाया, चाहे शीला दीक्षित की बात करें, सोनिया गांधी जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, शरद पवार की बात करें, चाहे स्टालिन की बात करें, जिसको आपने घेरने का प्रयास किया उसी की गोद में जाकर के बैठ गए, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार का जो तंत्र था, जो गिरोह था, उसके गोद में, उसके शरण में जाकर के चरण वंदन करने का आज आप काम कर रहे हैं। और इसका प्रतिफल आज आपको सीबीआई ने जो आपको मतलब क्या कहते हैं, जेल भेजने का जो प्रयास, या ईडी आपको जेल भेजने का जो चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भ्रष्टाचार का तंत्र रहा नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है रमनीश वत्स जी, राजनीतिक साजिश बता रहे हैं इसको। ये भी कल कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, कौशिक जी आपके पास आ रही हूँ, ये भी कल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पूरे घर को तितर बितर कर दिया सर्च वारंट लेकर आईडी के अधिकारी, मिला क्या 70,000 रुपए, वो भी लौटा दिए इन कैश, मतलब कुछ नहीं मिला उनको, फोन भी लिया था वो भी लौटा दिया। हालांकि संजीव जी मेरी खबर तो बता रही है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो डेटा है वो भी डंप कर लिया है, सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, इसीलिए सर्च वारंट लेकर गए थे। ठीक है, मिल ही जाएंगे सारे सबूत जो हैं, इन्होंने गिरफ्तारी करने गए थे तो वो करेंगे ही। मूल बात यह है पूर्णिमा की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं। कौन सी याचिका खारिज हो गई, तो फिर 22 तारीख को सुनवाई, 22 अप्रैल को सुनवाई किस चीज की है? सुधांशु त्रिवेदी जैसे बड़े नेता यदि इस तरह की बात करते हैं तो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो।
हम सिर्फ ये सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि जब कोर्ट 22 तारीख की सुनवाई की बात कर रही थी तो फिर ऐसी क्या बात हो गई, और पीएमएलए एक्ट के तहत यदि गिरफ्तार करने की बात थी तो एक ये पैटर्न, कल क्या कह रही थी ईडी कि हम गिरफ्तार करेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, कौन कह दिया कि हम गिरफ्तार करेंगे? कल झूठ बोल रही थी ना। शाम में गिरफ्तारी के लिए वो तमाम उन्होंने प्रयास कर लिए और गिरफ्तार किया कि नहीं किया, इसी बात का डर था ना, इसी के लिए तो कोर्ट गया था ना कि आप किस आधार पर बुला रहे हैं। तो लगातार झूठ बोल रही थी ईडी, ईडी को जो आदेश दिया गया था ईडी उसका पालन कर रही थी। तो ईडी ने कल दिन में झूठ बोला और शाम में वही किया जो उसके मन में था। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संजीव जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, सुनिए सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, आप कह रहे हैं डरे हुए हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? चुनाव का घोषणा हो गया है और आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं। इट्स अ मोस्ट कंडेमनेबल एक्ट ऑफ द बीजेपी, ये मैं कह सकती हूँ। सीपीआईएम इसको सख्त शब्दों में खंडन करती, निंदा करती है और सब प्रोटेस्ट में सीपीआईएम भी शामिल होगी। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश आग्रह भी किया है कि आप भी इसमें ज्वाइन कीजिए। निश्चित रूप पर इंडिया ब्लॉक का मैं नहीं कह सकती हूँ, वो भी ज्वाइन करेंगे ज़रूर। और जहाँ तक सीपीआईएम का सवाल है, हम निश्चित रूप पर ज्वाइन करेंगे। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद की जो डरे हुए तानाशाह हैं, वो चाहते हैं कि मरा हुआ लोकतंत्र का निर्माण हो। तो सीपीआईएम की वृंदा करात को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जो कोशिश लगातार हो रही है विपक्षी एकजुटता दिखाने की, उसी को और ज्यादा सच बताते हुए वृंदा करात के जितने भी प्रोटेस्ट होंगे उसमें शामिल सीपीआईएम भी रहने वाली है। और ये अब तक का सबसे निंदनीय एक्ट है बीजेपी की तरफ से किया गया लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी का। बहरहाल संजीव जी से मैं चर्चा कर रही थी, रमनीश वत्स जी में चर्चा कर रही थी, लेकिन उससे पहले सुमित आपके पास आते हुए, क्योंकि अब कैविएट को लेकर मुझे एक डिटेल्स आपसे चाहिए थी कि एक तरफ जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कहते हुए कि हमारा पक्ष सुने, उससे पहले कोई फैसला न दे, दूसरी तरफ ये मुझे बताइए कि अब इस बात की कितनी संभावना ईडी की तरफ से आगे की जाने वाली कार्रवाई को लेकर कि अब वो अगर आरोपी बनाएगी तो वो किसी व्यक्ति विशेष ना होकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी संभावित है। सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार कंफर्म करें मुझे। पूर्णिमा, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? जी, मेरा सवाल कैविएट को लेकर था सुमित, जो दाखिल की गई है उस पर कब तक मुमकिन है कि सुनवाई हो, जो कैविएट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ईडी की तरफ से दायर की गई है? देखिए, ईडी ने कैविएट दायर की है और ईडी का कहना है कि अगर केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी आदेश दे तो पहले ईडी का पक्ष सुना जाए, एक तरफा आदेश इस पूरे मसले को लेकर ना दिया जाए। इस लिहाज से ईडी ने एक कैविएट अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक सुनवाई की बात है, मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं कि सुनवाई में काफी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी 2 नंबर कोर्ट जो जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो अभी 17 नंबर केस की सुनवाई कर रही है। टोटल जो केस हैं वो 46 केस हैं 2 नंबर कोर्ट में, जो कि संजीव खन्ना की बेंच है। 46 केस के निपटारे के बाद ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। इसका साफ मतलब है कि 2 से 3 बजे के बाद ही इस मामले पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और सबसे अहम बात इस पूरे मसले को लेकर है कि यहाँ ईडी केजरीवाल की याचिका का विरोध करेगी और ईडी का सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर लगातार पूछताछ के लिए सम्मन के लिए बुलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल बार बार सम्मन को इग्नोर करते रहे। जहां तक मसला गिरफ्तारी को लेकर है, गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पिटीशन केजरीवाल की ओर से लगाई गई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ईडी की जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गिरफ्तारी की गई है। तो यहाँ गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है यह देखना बेहद अहम रहेगा। और वो पेशी भी 2 बजे के बाद ही होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की। तो कहीं ना कहीं पेशी मुझे लगता है कि पहले हो जाए और केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में काफी वक्त लग जाए, क्योंकि 46 केस का जब तक निपटारा नहीं हो
जाएगा तब तक केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी 2 जजों की बेंच जो है वो संजीव खन्ना की डबल डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है, और जो स्पेशल बेंच है वो 3 जजों की बेंच होगी, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल होंगी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वही हैं जिन्होंने कविता की गिरफ्तारी से संरक्षण को हटा लिया था, और पीएमएलए एक्ट से जुड़े जितने भी मामले हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी ही सुनवाई करती हैं। तो बेहद अहम सुनवाई है ये, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले को लेकर क्या रुख रहता है, क्योंकि आज जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को तल्ख लिहाज में कहा कि आप यहाँ राजनीतिक बयान ना दीजिए, आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे ये लगता है कि आप काफी इमोशनल हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस तरह से ईडी गिरफ्तारी कर रही है उससे मैं दुखी हूँ, और राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से। लेकिन आपने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका है उस पर 3 जजेस की बेंच बैठेगी, सुनवाई करेगी, उसमें देरी हो सकती है। इधर 2:30 बजे का वक्त है सुमित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी को लेकर। खबर यह है कि 10 दिन की रिमांड मांगी जाएगी ईडी की तरफ से, और अभी वो रिमांड नोट तैयार कर रही है। ऐसे में अगर सुनवाई इधर पहले हो जाती है और रिमांड दे दी जाए 10 दिन के मांगने पर, 7 दिन की या 10 दिन की, जो भी समय दे कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा रिमांड को लेकर, तो उस पर इस याचिका का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जिसमें गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया गया है? देखिए पूर्णिमा, मुझे नहीं लगता है कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कोई दखल देगा। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई आगे करने का सोचता भी है तो ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। जहां तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है, गिरफ्तारी हुई है और रिमांड के लिए पेश किया जाएगा केजरीवाल को, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट पिछले कई मामलों का हम अगर जिक्र करें तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो दखल नहीं देता है, क्योंकि आज के कविता की जो याचिका लगी थी उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट के कविता ने जमानत याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप तय प्रक्रिया का पालन कीजिए, सबसे पहले आप निचली अदालत जाइए, वहां जमानत के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत जरूर दे दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में, जो कि आपराधिक मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ऐसे मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है। और देखिए आज जब संजीव खन्ना इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई भी करेंगे तो ये भी संजीव खन्ना की ओर से कहा जाएगा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि आप गिरफ्तारी को आप चैलेंज यहाँ कर रहे हैं, आपको हाई कोर्ट पहले जाना चाहिए था। क्योंकि ऐसे मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का रुख रहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर जो जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो ऑब्जेक्शन करती है। तो ये भी केजरीवाल के दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर स्टे आरएस देने से इनकार कर दिया है तब भी दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए था इस अर्जी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल की जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है वो सम्मन के विरुद्ध है, सम्मन को यहाँ चैलेंज किया गया है। अब अगर गिरफ्तारी को वो चैलेंज करते हैं तो फिर नई पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगानी होगी। तो दोनों ग्राउंड का आधार अलग अलग है, क्योंकि सम्मन को जो अब चैलेंज किया गया है वो याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। तो उस याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर 22 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी तो उस दिन केजरीवाल के जो वकील हैं वो अपनी याचिका को वापस ले लेंगे, क्योंकि अब नए सिरे से याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि चैलेंज यहाँ गिरफ्तारी को करना है। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील पहुंचे हैं तो गिरफ्तारी को चैलेंज उन्होंने किया है। तो हो सकता है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो ये सवाल, ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। तो आज जो सुनवाई होगी उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मेरिट है तो इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल सुमित आपसे मैं लेके फिर बाकी मेहमानों के पास और हमारे बाकी संवाददाताओं का रुख करूंगी। सुरेश और पलक मेरे साथ मौजूद है, रमनीश वत्सी, संजीव कौशिक मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है सुमित कि अब इस बात की संभावना, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से अगर इसमें हम देखेंगे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता, अब उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। टिप्पणी याद आती है वो कि आप आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी क्यों नहीं बनाते। अब इसमें आगे क्या ईडी की तरफ से कार्रवाई करते हो, इस बात की संभावना कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब अगर ईडी आरोपी बनाती है तो वो आम आदमी पार्टी को बनाएगी, ना कि किसी और व्यक्ति विशेष को।
पूर्णिमा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ही थी जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तब संजीव खन्ना की बेंच ने ही ईडी से पूछा था कि जब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी को पहुंचा तो ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। तब ईडी ने जवाब दिया था कि हाँ, आने वाले दिनों में हम आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के अगर दारोमदार हम कहें तो केजरीवाल ही है। तो जब गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई होगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज और पेशी, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस पूरे शराब घोटाले की जद में दिखाई दे रही है, क्योंकि अब केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हो गई है तो इसका साफ मतलब है कि जो जांच की आंच जो है वो आम आदमी पार्टी तक पूरी तरह से पहुंच चुकी है। अब इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले में जब